हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की आज की हमारी एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट में 13वीं प्रैक्टिस सेट है आपकी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन के लिए सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में किस गतिविधि का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, आपको पता है कि 3 प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, एक सर्विस सेक्टर होता है आपका, एक उद्योग क्षेत्र होता है और एक कृषि सेक्टर होता है। ठीक है, 2 और सेक्टर भी होते हैं, उनको मेनली जो इन्हीं में से निकल के आते हैं। ठीक है, तो मेनली हम 3 सेक्टर लेके चलते हैं। तो कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में किस गतिविधि का सबसे अच्छा उदाहरण है, इसमें से पूछ रहा है। तो खदानों में काम करना है, फसल प्रसंस्करण यानी क्रॉप प्रोसेसिंग है, मोबाइल फ़ोन की मरम्मत की दुकान या बैंकिंग सेवाएं चलाना है, या ईंट बनाना है। तो सर्विस सेक्टर की बात करें तो आपको पता है कि खदानों में काम करना आपका इंडस्ट्रीज सेक्टर में आता है। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर में जो लेबर होते हैं वो काम करते हैं। वहीं फसल संस्करण जो होता है ये भी आपकी इंडस्ट्री सेक्टर में आती है। ठीक है, वहीं अगर ईंट बनाना ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका आता है। ठीक है, तो अब ये बचा आपका ऑप्शन नंबर 3, मोबाइल फ़ोन की मरम्मत करना या दुकान की सेवाएं चलाना, ये क्या होता है आपकी सर्विस सेक्टर में आता है। जैसे कोई टीचर है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये जो प्रोफेशन है मेरा ये सर्विस सेक्टर में आएगा। ठीक है, कोई टीचर है या पढ़ा रहा है तो वो सर्विस सेक्टर में आता है। आप कहीं जा रहे हैं, कोई सेवा ले रहे हैं, जैसे आप होटल वगैरह में जाते हैं और वहाँ पे जो खाना वगैरह खाते हैं तो वो भी क्या आपका होता है कि सर्विस सेक्टर में सम्मिलित की जाती है। यानी सर्विस सेक्टर का मतलब होता है जहाँ से आप कुछ सेवाएं ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे परिवहन वगैरह हो गया, ट्रैवल वगैरह आप करते हैं तो ये भी सारी चीज़ें क्या होती है कि सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण गैर फार्म उद्योगों की एक सामान्य विशेषता क्या है। जो ग्रामीण गैर फार्म जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी एक जो सामान्य विशेषता है वो क्या पूछ रहे हैं। तो वे बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। दूसरा कह रहा है कि वह मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं यानी इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। तीसरा कह रहा है कि वे सभी सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं, या चौथा कह रहा है कि वे केवल निर्यात के लिए ही उत्पादन करते हैं। तो आपको पता है जो ग्रामीण क्षेत्र की जो उद्योग होंगे वो क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं करते, वो छोटे पैमाने पर, यानी क्योंकि गांव का जो आकार होता है और वहाँ पे जो लोग खरीदने वाले होते हैं बहुत कम लोग होते हैं, तो उत्पादन भी उसी के अनुसार होता है। शहरों में उत्पादन ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ से न सिर्फ दूसरे शहरों में बल्कि अदर कंट्रीज में भी वहाँ पे सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो उत्पादन गाँव में कम होता है। दूसरा कह रहा है कि मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में आता है। तो हाँ, आपकी जो गैर फार्मिंग गतिविधियां वो क्या होती है, अनौपचारिक क्षेत्र में आती हैं। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र पता है आपको, क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। औपचारिक क्षेत्र में क्या आता है, जैसे आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं या कोई भी जॉब करते हैं जिसमें सिक्योरिटी रहती है आपकी, जैसे एक परमानेंट जॉब होता है ना, आप प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो एक परमानेंट जॉब होता है, जैसे आप 60 साल के होंगे तभी आपको वहाँ से हटाया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी मिलती है। आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी आपकी सिक्योरिटी होती है कि आप जब 60 साल के होंगे तो आप रिटायर होंगे। तो ये क्या होता है, आपका फॉर्मल सेक्टर होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको पेंशन वगैरह भी मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये औपचारिक क्षेत्र होता है। वही अनौपचारिक क्षेत्र होता है, जैसे दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं या आप कहीं पे काम कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, तो ये जो होता है इनफॉर्मल सेक्टर होता है। तो जो गैर फार्मिंग उद्योग होते हैं, जो नॉन फार्मिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जैसे कोई जूता चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री हो गई, कोई शॉप वगैरह होगी, तो ये क्या होती है, इसमें कोई गारंटी वगैरह नहीं होते। तो ये क्या होता है कि आपके अनौपचारिक क्षेत्र के तहत आते हैं। आप उसमें अगर काम करते हैं तो आपको आप जितना दिन काम करेंगे उतना दिन का ही आपको पेड मिलता है। ठीक है, उसके अतिरिक्त आपको कोई भी बेनिफिट वहाँ पे नहीं मिलेगा, ना आपको पेंशन मिलेगा, ना बोनस, आपकी जो पीएफ वगैरह करते हैं वो सारी चीज़ें नहीं करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसान अपनी फार्म आय का उपयोग अक्सर किस लिए करता है। आपको पता है एक नॉन फार्मिंग है, एक ऑफ फार्मिंग है। तो कह रहा है कि ऑफ फार्मिंग जो आजीविका का आय का जो उसका स्रोत है, वो जो आय उससे कमाता है उसका यूज़ कहाँ पे करता है। तो अपनी कह रहा है कि पूरी आय को केवल यात्रा पर खर्च कर देता है। दूसरा है अगली कृषि मौसम के लिए इनपुट यानी बीज उर्वरक खरीदता है। तीसरा कह रहा है कि गांव के लिए सभी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करता है। और चौथा कह रहा है कि बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने का काम करता है।
तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज़ के तहत जो वो पैसा कमाता है या जो भी उसकी आय होती है उसका यूज़ कहाँ करता है, तो अगली कृषि के लिए इनपुट यानी बीज और उर्वरक खरीदने में क्या करता है, वो उस पैसे का उपयोग करता है। ठीक है, तो ऑफ फार्मिंग जो कह रहा है उसके तहत, क्योंकि आपको पता है कि जो एक फार्मिंग सेक्टर है, एक ऑफ फार्मिंग है, एक नॉन फार्मिंग है। नॉन फार्मिंग में आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ आती हैं जहाँ जिनका खेती से कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वहीं ऑफ फार्मिंग आप में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खेती जो आप करते हैं वो सारी चीज़ें सम्मिलित होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण उद्यमी के लिए गैर फार्मिंग आजीविका शुरू करने की सबसे बड़ी बाधा क्या है। जो एक ग्रामीण उद्यमी है यानी एक गांव का जो उद्यमी है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी गैर फार्मिंग आजीविका शुरू करने में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है। तो बहुत अधिक खाली भूमि का उपलब्ध होना है, या विश्वसनीय वित्तीय संसाधनों यानी ऋण या पूंजी की कमी है, तीसरा है उत्पादों के लिए शून्य मांग है, या चौथा है बहुत कम प्रतिस्पर्धा का होना है। तो आपको पता है कि जो ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है विश्वसनीयता की होती है और वित्तीय संसाधनों की कमी, यानी फाइनेंशियल जो संसाधन, जैसे पैसे की कमी होगी या ज़मीन वगैरह जो भूमि वगैरह होंगी या ऋण वगैरह नहीं मिल रहा होगा, तो ये सबसे जो बड़ी कमी होती है। ठीक है, गैर फार्मिंग अगर कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिजनेस में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, और इतना पैसा जो होता है आपको या तो लोन के माध्यम से मिलेगा या कोई गवर्नमेंट जॉब की, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स के माध्यम से कि वो कुछ छूट प्रदान करके दे दे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गैर फार्मिंग क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, नॉन फार्मिंग सेक्टर में कह रहा है कि महिलाओं की जो वुमेन्स की जो भागीदारी है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला कह रहा है कि खेती, इससे खेती में पुरुष श्रम पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि वह परिवार की आय बढ़ाता है और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। तीसरा कह रहा है कि यह केवल घर के काम से संबंधित है, और चौथा कह रहा है कि इससे शिक्षा का स्तर गिर जाता है। ठीक है, तो आपको भी पता है कि जो वुमेन्स का अगर जैसे जॉब वगैरह बाहर में करती हैं, किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करते हैं, तो इससे क्या होगा, तो इससे परिवार की आय बढ़ती है। जैसे एक पुरुष कमा रहा होता है, अब उसकी महिला भी कमाएगी, तो उनकी जो क्या होगी, इनकम इंक्रीज होगी, उसकी आय बढ़ेगी। इसके साथ साथ वुमेन को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आजीविका संवर्धन में अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी समाधानों यानी जैसे सोलर पंप की क्या भूमिका है। आपको पता है कि सौर ऊर्जा होती है, अक्षय ऊर्जा होती है। ठीक है, इस कई टाइप की ऊर्जा आपको मिलती है। जो आज जैसे बिजली आपका उत्पादन होता है, तो बहुत सारी टाइप की इसमें उत्पादन इसमें होता है। ठीक है, बिजली का। तो ये पूछ रहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है यानी अक्षय ऊर्जा है, जैसे सोलर पंप की क्या भूमिका है। तो केवल शहरों में बिजली का पहुंचाना है, या फार्म और गैर फार्मिंग गतिविधियों के लिए बिजली प्रदान करना और लागत कम करना है, पानी की उपलब्धता को पूरी तरह से समाप्त करना है, या केवल पुराने उपकरणों का उपयोग करना है। आपको पता है जैसे एक रिन्यूएबल होती है, एक रिन्यूएबल आपकी एनर्जी होती है। जैसे कोयला से जो उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन होता है, तो कोयला को आप फिर से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, कोयला यूज़ किया जाएगा, जब कोयला यूज़ किया जाता है तो उससे बिजली होती है, लेकिन उसका फिर आप उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सोलर पैनल वगैरह लगाते हैं, तो आपको पता है कि सोलर पैनल का जो सौर ऊर्जा से जो ऊर्जा आपको मिलती है, वो आपका कभी ख़त्म होने वाली ऊर्जा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सूर्य का प्रकाश खत्म हो गया और अब से आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे आप कोयले पे आते हैं, तो आपको पता है कि कोयले का भंडार क्या हो सकता है, नीचे से खाली हो जाएगा, आने वाले कुछ ही वर्षों में ऐसा हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो आपकी जो ज़रूरतें होंगी, जो सोलर पंप या जो बिजली की ज़रूरतें होंगी, तो आपका जो है मॉडिफाई होकर ज़्यादातर अब क्या हो रहा है कि सोलर पैनल वगैरह पर टिक रहा है। ठीक है, तो इसकी क्या भूमिका है, तो फार्मिंग और गैर फार्मिंग गतिविधियों के लिए बिजली प्रदान करना और लागत को कम करने का काम करता है। यानी जो फार्मर सेक्टर है, फार्म सेक्टर है, या गैर फार्मिंग जो सेक्टर है, सभी के लिए बिजली प्रदान करता है। और उसके साथ साथ जो कॉस्ट होती है, क्योंकि आपको पता है कि कोयला क्या होता है, एक तो पहले कोयले की खदान से निकाला जाता है, फिर उसको जो आपका बिजली सेंटर होता है वहाँ पे ले जाया जाता है, वहाँ से उसको जलाया जाता है, बिजली बनाया जाता है, फिर आपको बिजली मिलती है। लेकिन सोलर पैनल पे क्या, आपका सोलर पैनल है या ग्रीन एनर्जी जिसको बोलते हैं,
वहाँ से आपको इस तरह की गतिविधियाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस लगता है। लेकिन अगर आपका सोलर पैनल आप देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहाँ पे ये सारी गतिविधियाँ नहीं है। आपने सिंपल सा सोलर पैनल जहाँ एक जगह बना, मैन्युफैक्चर हुआ, फिर आपको मिला, आपने लगाया और वहाँ से डायरेक्ट आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन, बिजली का उत्पादन आप डायरेक्ट करेंगे और कंज्यूम भी डायरेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है कि लागत कम हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि एक ग्रामीण कारीगर को हाथ से बने हुए कपड़े बेचता है, वह किस प्रकार की आजीविका में शामिल है। एक ग्रामीण जो कारीगर है वो हाथ से अपने बने हुए कपड़े बेचता है, तो वह किस प्रकार की आजीविका में शामिल है। तो वह केवल ऑफ फार्मिंग मजदूरी करता है, या गैर फार्मिंग स्वरोजगार है, या केवल पशुधन है, या बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन करता है। तो आपको पता है, जैसे आप मान लीजिए आप ही हैं, अगर कोई आप काम करते हैं, कुछ भी बुनते हैं, अपने हाथ से कुछ भी बनाते हैं और उसको बेचते हैं, तो वो क्या हुआ, स्वरोजगार हुआ ना, स्वरोजगार हुआ। प्लस में आपका खेती से संबंध इसका नहीं है। कपड़ा आपको पता है कि कपड़े वगैरह बेचना आपका क्या आता है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं, यानी गैर फार्मिंग से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे, गैर फार्मिंग स्वरोजगार में इस आजीविका को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका ग्राम एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ध्यान रखना है कि आजीविका ग्राम एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य क्या है। तो केवल फसलों को शहर तक पहुंचाना है, या स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करना है, या केवल ईंट भट्टों के लिए कच्चा माल पहुंचाना है, या केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष वाहन चलाना है। तो यहाँ पे जब बात करें कि ग्रामीण क्षेत्र में प्लस में आजीविका ग्राम एक्सप्रेस योजना की बात करें, तो इसका पर्पज क्या हो गया, या इसका उद्देश्य क्या है। तो स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने का काम ये करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस योजना का इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन का सबसे सटीक वर्णन क्या है। ठीक है, वैल्यू चेन का सबसे सटीक वर्णन क्या है। आपको पता है कि क्लासेस में मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से समझाया था। एक मैंने पीपीटी का भी यूज़ शायद किया था, एक इमेज का मैंने यूज़ किया था। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी और मैंने आपको बहुत अच्छे से मूल्य श्रृंखला को समझाया था, और एक या दो क्लास में भी समझाया था उसको मैंने। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका सबसे अच्छा वर्णन क्या होगा इसमें। तो केवल अंतिम उपभोक्ता को उत्पादन बेचना। दूसरा कह रहा है कि कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक सभी क्रमिक गतिविधियों का एक सेट है, या केवल परिवहन और भंडारण की लागत है, या विभिन्न फसलों का एक साथ उत्पादन करना है। तो आपको पता है जो वैल्यू चेन होते हैं उसमें क्या होता है, कच्चे माल से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक की सभी क्रमिक गतिविधियों का एक सेट होता है। जैसे मैंने आपको एक किसान का उदाहरण लेकर समझाया था, जैसे मैंने बताया था कि एक किसान है जो धान वगैरह का प्रोडक्शन करता है, तो अब वो कैसे प्रोसेस होते हुए लास्ट में एक चावल बनता है और चावल का प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, लास्ट में आपके पास चावल कैसे आता है और उसकी रेट क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास में बताई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन का एक उदाहरण क्या है। ठीक है, वैल्यू एडिशन आपको पता है, ये भी मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि वैल्यू एडिशन क्या होते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट होता है उसमें जब वैल्यू ऐड की जाती है, उसमें कुछ कुछ मॉडिफाई किया जाता है और जाके लास्ट में बेचा जाता है, तो उसमें वैल्यू एडिशन होती जाती है। जैसे आपको टमाटो है, तो टमाटो एक किसान ने टमाटो बेचा, अब टमाटो एक व्यापारी ने खरीदा, उससे क्या किया, उसने खरीद के एक कंपनी को दे दिया जो किसान केचप बनाती है। ठीक है, तो अब ये कुछ कुछ इनकम कमा रहा है ना, और उसमें क्या किया, उसने वैल्यू एडिशन कर दिया। उसमें वैल्यू एडिशन क्या किया, टमाटो का क्या कर दिया, केचप बना दिया। तो जो टमाटो 10 रुपये या 5 रुपये केजी बिक रहा था, अब वही टमाटो की जो प्राइस होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू एडिशन होता है। तो मैंने आपको सिंपल से बता दी। तो कह रहा है कि एक उदाहरण क्या है इसका, तो किसान द्वारा फसल को सीधे खेत से बेचना, या फसल को सुखाकर चिप्स या जैम बनाना। दूसरा कह रहा है कि फसल को सीधे बाजार में बिना किसी परिवर्तन के बेचना। चौथा कह रहा है कि केवल सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करना। तो जैसे अभी मैंने बताया कि फसल को सुखाकर चिप्स या जैम बना देना, जैसे अभी मैंने आपका टमाटो का उदाहरण दिया, तो वैसे ही कोई फसल है उसका आप चिप्स, जैसे आलू है तो उसका क्या कर सकते हैं, आप चिप्स बनाकर बेच सकते हैं। जो आलू आपकी 5 रुपये 10 रुपये किलो या 20 रुपये केजी मिल रही है, अगर आपका चिप्स बनाएंगे तो उस एक ही आलू को आप 100 रुपये पर केजी में भी 100 रुपये 200 रुपये आपका बेचे। आप देख रहे होंगे कि जो चिप्स आता है उसमें कितनी, एक आलू भी नहीं होता है। ठीक है, और उसका चिप्स आपकी प्राइस जानते हैं कि कितना होता है उसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी होगा आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो ये आज के आपके 10 प्रश्न हैं
और 10 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।